हमारे नाजरीन को सबसे पहले ये समझा दें कि पहले तक तो ईरान अभी अपने छोटे मोटे मिसाइल और ड्रोन्स उनके ज़रिए टारगेट कर रहा था और उनके एंटीसेप्टर्स जो कि बिलियन ऑफ डॉलर्स के थे वो उन्होंने इस्तेमाल करते हुए उनके वो तो ख़त्म कर दिए हैं। ईरान अब गेम खेल रहा है जो अपने सुपर बैलिस्टिक मिसाइल जो उसने लॉन्च किए हैं कल 30। सबसे पहले तो इनकी अगर आप समझा सकें हमारे व्यूवर्स को ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं और अभी तक ईरान की आर्टिलरी में इससे ज़्यादा मज़ीद क्या स्ट्रॉन्ग इनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि इजराइल या अमेरिका काबू में नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया फिजा, आपने इनवाइट किया। देखिए, दोनों जो पहला राउंड चला है जंग का, तकरीबन 10 से 11 दिन जब चले थे, तो वो ईरान ने बुनियादी तौर पर जो मिडल ईस्ट के जितने एयर डिफेंस वेपन सिस्टम थे, ख़ास तौर पर पैट्रियट को फोकस किया, यानी उनको लेयर किया अपनी तरफ से। $20,000 का एक शायद ड्रोन फेंका जब उनके $4 मिलियन का पैट्रियट फायर करवाए, वो नंबर 1। और ज़ाहिर है मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था प्रोलॉन्ग होना जंग को, इसलिए इधर कोई स्टॉक पाइल है भी नहीं था इतनी। इसी वजह से वो प्रेशर बिल्ड हुआ, आपने नोट किया। और ईरान को जब ये महसूस हुआ कि उनके पास डिफेंसिव जो काउंटर मेजर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक के अलावा जो फिजिकल डिस्ट्रक्शन वाले मिसाइल्स हैं, वो लिमिटेड होते जा रहे हैं और उनको दूसरे इलाके से, दुनिया के दूसरे इलाकों से डाइवर्ट करने पड़ रहे हैं, तो उन्होंने और ज़्यादा एस्केलेट किया, ऐसे इकोनॉमिक हब्स को टारगेट किया कि उनके अगर कोई वेपन्स रह गए हैं तो उनको भी डिप्लीट किया जाए या कम से कम उनकी तादाद को बहुत कम कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा कि जो ईरान ने इजराइल पर जो ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंकने शुरू किए, वो पिछली जंग और इस जंग में थोड़ा सा फर्क है कि उन्होंने मिक्स बैग भेजने शुरू किए हैं। उन्होंने स्टैगर नहीं किया, उन्होंने साइकिल 1 2 3 नहीं किया कि पहले लेस एक्सपेंसिव पे मोर एक्सपेंसिव पे मोर एक्यूरेट। इस दफा उन्होंने किया मिक्स बैग किया। मिक्स बैग का मतलब ये होता है कि एक यहाँ से वॉली जाएगी 100 मिसाइल्स की, उसके अंदर 60-70 के करीब रूडिमेंट्री लेस एक्यूरेट इकोनॉमिकल मिसाइल्स होंगे। उसके अंदर उन्होंने 5-10%, अब परसेंटेज मेरा अपना गैस है, तकरीबन डिकॉयज भेजने शुरू कर दिए। डिकॉयज ये होते हैं जो डमी होते हैं, सिर्फ सिग्नल रेडिएट करते हैं रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम को। वो एक्चुअल उसके अंदर ना वॉरहेड होता है ना वो कोई नुकसान पहुंचाते हैं। वो एक मोस्ट इकोनॉमिकल डिकॉयज हैं जो इन्होंने अपनी तरफ और ज्यादा वेपन लेयर किए, और उन्हीं के अंदर उन्होंने ये किया है कि उन्होंने मोस्ट एक्यूरेट, लीथल और हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी उसी पैकेज के अंदर भेजे हैं। अब हाइपरसोनिक मिसाइल होता है जिसकी रफ्तार, आवाज की रफ्तार से तकरीबन 10 से 15 गुना ज्यादा स्पीड होती है, जिसका मतलब है 15,000 से लेकर 17,000 किलोमीटर तक उनकी स्पीड होती है। एक उनके अंदर एडवांटेज होता है कि वो आने वाले मिसाइल को डॉज या डिफ्लेक्ट भी कर लेते हैं, यानी उनसे बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लास्ट में इसके ऊपर ये कहूंगा कि इन्होंने ये किया है कि जो इस तरह के बैलिस्टिक मारे हैं जो सुपर क्रूज है, और उनके अंदर 80 एवरेज वॉरहेड डाल दिया है। 80 का मतलब ये है कि वो जमीन के करीब इंपैक्ट से पहले वो एक्सप्लोड करता है, उसके अंदर से 80 डिफरेंट बॉम्ब्स निकलते हैं। ये जैसे समझे तोपों के गोले निकलते हैं और वो 80 मुख्तलिफ जगहों पर जाकर गिरते हैं। ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी ना, दैट्स व्हाई ईरान अभी तक उनकी सोच से 10 हाथ आगे है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब ये जो 1 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया है उनके ईरानी लीडर्स के ऊपर, अवाम फिर भी अवाम उनको मतलब मजबूर हो गए हैं कि वो अवाम से अब मदद मांगे, तो ये तो एक बड़ा क्लियर कट आई थिंक वो है नहीं कि अमेरिका ने खुद ही ऐलान कर दिया एक तरह शिकस्त का। बाउंटी हेड आप रखते ही तब है ना किसी के सर पर बाउंटी, जब आपको पता है कि इसको हम पकड़ने में बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ, बिल्कुल। देखे, प्रॉब्ली उनकी थिंकिंग ये थी कि जिस तरह उनको पंप किया गया था कि आपने जिस तरह वेनेजुएला में किया है तो यहाँ पे भी आप ऐसे कर लें तो इसके बाद होगा। फिर बाद में सवाल ये ईरान वाले वाकये से ये उठा रहे थे लोग कि हु कुड बी द डेलिसी ऑफ ईरान, कि ईरान में कोई ऐसी डेलिसी जिस तरह उन्हें अभी प्रेसिडेंट बन गई है, क्या इस तरह कोई यहाँ पे होगा? तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इवन फर्स्ट गो में आपने इंटायर लीडरशिप को टारगेट किया, इंक्लूडिंग रहबर को, और इनके देखें रहबर की शहादत हुई, बाकी लोग इसमें शहीद हुए, लेकिन इसके बावजूद रजीम चेंज का कंसेप्ट नहीं हुआ कि ईरान इन रहा, क्योंकि जिस तरीके से अली खामनाई ने सिस्टम को मैच्योर किया और ऑर्गेनाइज किया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड की, और आज भी आप देखें कि ईरान इंटैक्ट है। तो वो जो उनके कंसेप्ट थे, जो उनके ख्वाहिशात थे रजीम चेंज की थी, रजीम चेंज मॉडिफिकेशन की भी बात वो कर रहे थे, और फिर इसके बाद उन्होंने कहा अनकंडीशनल सरेंडर की उन्होंने बात की। फिर आप देखें कि अभी मैं सुन रहा था मार्को रूबियो और हैक्सेट वो कह रहे हैं कि जी
हम मिसाइल्स के पीछे जा रहे हैं, उनके लॉन्चिंग साइट्स पे जा रहे हैं, उनके प्रोडक्शन साइट्स पे जा रहे हैं, फिर उनके नेवल कैपेबिलिटी पे हम जा रहे हैं, और फिर जो रेमिनेंट्स है न्यूक्लियर साइट्स पे हम उस पे जाएंगे। सो उनके समझ लें कि उस पे एक चीज नहीं है। लेकिन ईरान देखे प्रीवेल इसलिए कर गया, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटीज हैं वो ईरान ने काबू कर लिया है। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। Right. आप देखें दैट हैज जॉल्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमी, एक वो है। फिर जो बेसिस है रीजन के अंदर, वो जो स्ट्राइक उस पर हो रहे हैं। फिर ऊपर से देखें कि एक और जो डेवलपमेंट हुई है बाबुल मंदब में, होतीस ने कहा हम इसको अभी कंट्रोल करेंगे, वी विल नॉट जो मर्चेंट शिप से यहाँ से नहीं गुजरेंगे। सो जो टोटल कंट्रोल है रेड सी में है या पर्शियन गल्फ में है, वो ईरान के पास आ गया है। और दैट्स वाई देखें अब इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे कंट्रोल करेंगे। आप वहाँ पे जाने को तैयार नहीं है। और फिर आप देखें कि जिस तरह से वहाँ से तैयारी की, ईरान अपने रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है, तेल भी बेच रहा है, और सिलेक्टेड चाइनीज को अलाउ भी कर रहा है। और लेकिन ये है कि कोई तीसरा फरीक 7,000 ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका के पास भी प्लान कोई नहीं है, तभी तो उन्होंने 5,000 फौजी मजीद ऐलान कर दिया कि वहाँ भेज देंगे। लेकिन अभी तक उनको नहीं पता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरीके से करना है। बिल्कुल ठीक, वेरी एक्सेलेंट पॉइंट। बट सब आपकी तरफ में अगर आऊँ तो ये ईरान की और बाकी सब सिचुएशन हमें समझ आ रही है, लेकिन जो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ पे अटैक कर रहा है, जैसे दुबई में भी अटैक हुए हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सऊदीया बड़े कम हुए हैं। तो ये जो बैलेंस जो शेयरिंग है या पावर है, आपको क्या लगता है पिलर कौन है इसमें, सऊदी अरब के अटैक बहुत कम होने पे? देखिए फिजा, पिलर तो वाजिया हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दफाई मुआहिदा ना हुआ होता तो इस वक्त जो ये सुहूनी ताकतें थी ये ईरान और सऊदी अरब को लड़ा चुकी होती। अच्छा, ये पाकिस्तान ही है जिसने अभी तक कंट्रोल किया हुआ है पूरे खित्ते का। बैलेंस ऑफ पावर जो है ये पाकिस्तान ने अपने हाथ में रखा हुआ है। कितना नुकसान हुआ है सऊदी अरब का, एंड द होल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान। मैं समझता हूं जो बीच में खड़ा है और दफाई मुआहिदे की वजह से खड़ा है। और आप जरा गौर करें ना, पाकिस्तान अपने एटम बम को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसको दिखाकर खित्ते में अमन रखने के लिए कर रहा है। एटम बम से लोग नुकसान देते हैं, जाके पाकिस्तान उसको दिखाकर बैलेंस कर रहा है, पावर को बैलेंस कर रहा है, लोगों को चीजों को बेहतर कर रहा है। अच्छा, मैं समझता हूं कि ये जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो जंग अभी तक नहीं हुई या रुकी हुई है या हल्की फुल्की स्लैप्ट आ रही हैं, इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। लेकिन मैं यहाँ मौके से फ़ायदा उठाकर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब से पूछना चाहूँगा कि ब्रिगेडियर साहब, खित्ता में जो जंग हो रही है बहुत मुश्किल है, आप लोगों को समझ आ रहा है, हमारी समझ से थोड़ा सा बाहर चला गया है। वजह उसकी ये है कि यही अमेरिका कहता था कि जिसने तेल लिया उड़ा दूंगा, पाबंदियां लगा दूंगा। अब वही तेल पर नरमी कर रहा है, और उस तेल की नरमी के बाद फ्रांस को देख लें, जर्मन चांसलर को देख लें, ये अब ईरान को कह रहे हैं यार खुदा दा वास्ता है आप ना हरमस से हमारे जहाज गुजरने दो। ये किसकी मदद कर रहे हैं? अमेरिका की मदद कर रहे हैं, ईरान की मदद कर रहे हैं। और ये सारी जंग आगे अगर आप ना हरमस पे ही रुक गई है तो फिर हमें यह समझाएं फिर अमेरिका बहादुर कितने खलोता है ब्रिगेडियर साहब? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि अब जो जंग आप समझ लें कि जो सेंटर है वो कंसंट्रेशन हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हो रही है, और ईरान ने अपने पत्ते बड़े सही तरीके से खेले हैं। और जिस तरीके से आप देखें ना कि उसकी जो जोग्राफी है और जो जिस पोजीशन में है, अभी आप देखें कि मैं आपको सिंपल कि जो गल्फ, पर्शियन गल्फ को आप नदरन जो शोर्स हैं वहाँ पे कमांड कर रहे हैं। साउथ में इनकी पोजीशन है, उसके ऑल अलोंग द पर्शियन गल्फ है जो शोर के ऊपर पोजीशन है। इसके अलावा देखें कि उनके पास वहाँ पे स्पीड बोट्स भी हैं, सबमरीन्स भी हैं, और इसके अलावा जो है कि अपमेड वाटर जो क्राफ्ट हैं वो जहाज हैं। फिर इसके बाद नेवल माइंस भी हैं, और फिर इसके ऊपर से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि अंडर द वाटर जो है पर्शियन गल्फ के नीचे और गल्फ ऑफ ओमान के नीचे टनल्स हैं, और उस टनल्स में उन्होंने मिसाइल्स रखे हुए हैं। गदर 3 ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर का क्रूज मिसाइल्स हैं, तो वो वहां से निकल के भी मार सकते हैं। सो टोटली दे आर कंट्रोलिंग द पर्शियन गल्फ। सो देयरफॉर आप कह सकते हैं द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जो है अब इनके काबू में आई है। सो डिफरेंट ऑप्शंस। अभी ईरान अमेरिका की कोशिश थी, देखें
ये माइनिंग उन्होंने 1988 में स्पेशल जब वो जो वार हुई थी इराक के ईरान के साथ, तो उसमें भी उन्होंने माइनिंग की थी। उस वक्त अमेरिकन ने कोशिश की थी कि कुछ जहाज़ों को एस्कॉर्ट करने के लिए, वो मुमकिन अभी इनके पास बस की बात नहीं है, क्योंकि उनको पता है द मोमेंट वो इसमें आएंगे उसमें फंस सकते हैं। सो एक ऑप्शन ये वर्कआउट कर रहे थे, वो खरक आइलैंड की हमने जो बात की है कि इसको, या एक ऑप्शन था कि इसको हम डैमेज करेंगे, तो एक दैट इज वन पॉसिबिलिटी। सेकंड ये है कि इसको फिजिकली ऑक्युपाई करें, दैट इज वन थिंग। दैट्स वाई एक खबर यही है कि मेरीन्स 5000 आ रहे हैं, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। या एक और ऑप्शन पे ये पे डिस्कस हो रहा है कि जितने पोर्ट्स हैं ईरान के, उन पे ट्रुप्स उतारे जाएं, उनको ब्लॉक किया जाए, उनको माइन किया जाए, उनको टेक ओवर किया जाए।